इस कहानी के 4 सिरे हैं। एक कातिल है, गोरखा समाज से आता है, मारवाड़ी सेठ को मार डाला और इस हत्या की बुनियाद हुई अस्पताल में जब उस गोरखा ने एक लड़की को बिलखते हुए देखा। एक बैल है जिसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सामने लाया गया है एक आश्रम में, और साथ में एक भविष्यवाणी नत्थी कर दी गई है कि ये बैल जिसके सामने सर झुकाएगा वो गांधी का सबसे ज्यादा प्रिय होगा। एक टोटका है गांधी का कि जो सरदार पटेल लिफाफा बनाएंगे उसमें अगर चिट्ठी भेजूंगा तो सामने से इनकार नहीं आएगा। तो ये पटेल, गांधी और लिफाफा प्रसंग ठीक ठीक शुरू कहां से हुआ है? और है एक जिद्दी कैदी जो कह रहा है कि जेल जाऊंगा तो मुल्क के झंडे के साथ जाऊंगा और झंडा और उसका डंडा झुकेगा नहीं, इसलिए जेल का दरवाजा पूरा खोलिए, बाकायदा खोलिए। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप का नया कार्यक्रम है जिसका नाम है किताबी बातें। किताबी बातें में आगे की बातें। मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी और उसकी जगह मुझे पत्थर मिला। ये बयान किसका है? उसका जिसने पासा फेंका था। मार्च 1930 में घोषित किया गया गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन, आसान भाषा में कहें तो नमक सत्याग्रह, ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने वाला आंदोलन। गांधी ने नमक कानून को मनुष्य की चालाक बुद्धि द्वारा कल्पना किए जा सकने वाले सबसे अमानवीय कर यानी टैक्स की संज्ञा दी थी। किताबी बातों में आज इस प्रसंग का जिक्र इसलिए क्योंकि आज हम गांधी जी के जीवन की नए सिरे से टोह लेंगे और इसका स्रोत होगा प्रमोद कपूर का लिखा हुआ वो कमाल का ग्रंथ जिसका टाइटल है गांधी एक सचित्र जीवनी। इसे मंजुल पब्लिशिंग हाउस ने छापा है। प्रमोद कपूर खुद भी प्रकाशक हैं, रोली बुक्स प्रकाशन समूह के संस्थापक हैं, चित्रों के पारखी भी हैं। इस किताब में गांधी के जीवन से जुड़ी तस्वीरों का जखीरा है। प्रमोद ने इससे पहले मेड फॉर महाराजाज और देन एंड नाउ जैसी रचनाएं भी लिखी हैं। बात आगे बढ़ाते हैं। बरतानिया हुकूमत ने नमक पर टैक्स लगाया। कितना? 2400% टैक्स। गांधी ने इसके विरोध में साबरमती से लेकर दांडी तक ऐतिहासिक मार्च 24 दिन में पूरा किया। इसे आज हम दांडी यात्रा के नाम से जानते हैं। ये यात्रा 241 मील लंबी थी, यानी तकरीबन 387 किलोमीटर से ज्यादा, और इस यात्रा में 78 स्वयंसेवक शामिल थे। ज्यादातर आश्रम में रहते थे या उससे जुड़े थे, पर एक व्यक्ति था जो इस सामान्य सूची में नहीं था। इस मार्च में शामिल एक व्यक्ति ऐसा था जो हत्या के मुकदमे में जेल काट कर आया था। उसका नाम था खड़ग बहादुर सिंह। वो गोरखाओं के गोरखा समाज का सचिव था। बावजूद इसके यात्रा में वो शामिल होना चाहता था, कत्ल में सजा पाने के बावजूद, और इसका कई लोगों ने विरोध भी किया जो यात्रा से जुड़े थे, लेकिन गांधी ने उसे दांडी मार्च से नहीं हटाया। दरअसल खड़ग सिंह पहले आश्रम में रह चुका था, फिर वो आश्रम से चला गया और एक रोज खबर आई कि 26 जनवरी 1927 के रोज उसने कलकत्ता में हीरालाल नाम के एक रईस मारवाड़ी का कत्ल कर दिया। अखबार की सुर्खियां सूखी भी नहीं थी कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फिर वजह पूछी गई। इस हत्या के पीछे क्रोध था। क्रोध इस बात का कि एक नेपाली लड़की को हीरालाल के घर 5 महीने तक रखा गया बंधक बनाकर। इस दौरान हीरालाल और उसके दोस्तों ने कथित रूप से उसके साथ हर रात दुष्कर्म किया। वो किसी तरह वहां से भागी। खड़ग सिंह उससे अस्पताल में मिला और उसकी दुर्दशा देख गुस्से से भर गया और बदला लेने की ठानी। वो एक व्यापारी की पोशाक में हीरालाल के घर गया और उसे एक नेपाली चाकू, जिसे खुकरी कहते हैं, वो घोंप कर मार डाला। खड़ग पर हत्या का मुकदमा चला। मामला अदालत में गया तो उसने अपने बचाव में क्या कहा, सुनिए। जब मैं 13 साल का था तब से महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांत पर चल रहा हूं, इसलिए मुझे अधिकतम सजा दी जाए क्योंकि मैंने उस अहिंसा के सिद्धांत का त्याग किया है, पर उन वजहों पर भी गौर की जाए जिसकी वजह से मुझे हिंसा का रास्ता चुनना पड़ा। इन दलीलों के बाद उसके चाल चलन को देखते हुए 2 साल में ही उसे जेल से रिहा कर दिया गया और तब उसने एक बार फिर महात्मा गांधी को खत लिखा। मार्च की मुनादी पिट चुकी थी, दांडी मार्च की। उसने इसमें शामिल होने की इजाजत मांगी और गांधी ने उसकी इच्छा को नहीं टाला। खड़ग सिंह का उत्साह मार्च में कम नहीं हुआ। उसने गांधी के नेतृत्व में दूसरे आंदोलनों में भी हिस्सा लिया। स्वतंत्रता के ऐसे ही एक आंदोलन के दौरान उसे एक बार फिर गिरफ्तार किया गया, इस बार अहमदाबाद में, और यहां उसने जेल जाने से पहले एक शर्त रखी। शर्त यह कि जब वो जेल में दाखिल होगा तो जेल का मुख्य दरवाजा पूरी तरह खोला जाए ताकि वो राष्ट्रीय ध्वज को
सीधा तानकर उसके साथ अंदर जा सके। ये गांधी के एक समर्थक का प्रसंग है, पर बात तो खुद गांधी की हो रही थी। उनका एक जवाब सुनिए, फिर संदर्भ बताते हैं। गांधी कहते हैं एक प्रश्न के उत्तर में, उसकी आंखें बिल्ली की आंखों जैसी हैं, वो एक कसाई जैसा दिखता है। गांधी ने यह जवाब इस सवाल के आश्रय दिया कि बेनिटो मुसोलिनी से मिलने का अनुभव कैसा रहा। दरअसल कहानी कुछ यूं है कि एक दफा इटली की सरकार ने गांधी को अपने यहां आमंत्रित किया। जिस दिन गांधी पहुंचे उसी दिन उन्हें वहां के तानाशाह, वहां के शासक मुसोलिनी ने मिलने के लिए बुलाया। गांधी अपने सहयोगियों के साथ मुसोलिनी से मिलने पहुंचे। उसने गांधी से पूछा, क्या पूर्व और पश्चिम का मिलान हो सकता है? और इस पर गांधी ने जवाब दिया, क्यों नहीं, पश्चिम पूरब का शोषण करता है। जिस दिन ये शोषण बंद हो जाए, दोनों के बीच सहयोग का दरवाजा खुल जाएगा। ये मुलाकात करीब 15 मिनट चली। बाहर निकलते ही गांधी ने अपने सहयोगी महादेव देसाई से कहा, उसकी आंखें बिल्ली की आंखों जैसी हैं, तुमने ध्यान दिया? महादेव ने जवाब दिया, काफी कुछ शैतान जैसी आंखें। अब इस बातचीत के दूसरे सिरे पर जाते हैं। गांधी लौट आए देश में चल रहा था आजादी का अंतिम यज्ञ, और चल रही थी विरासत को लेकर उहापोह, बहस और लड़ाई सी। नेहरू या पटेल, गांधी के इनके साथ संबंधों को लेकर खूब चर्चा होती है। लेकिन गांधी के पटेल से कैसे संबंध थे, इसके लिए आपको कुछ बारीक ब्यौरे देखने होंगे। एक बानगी, प्रमोद कपूर अपनी किताब में लिखते हैं कि गांधी पटेल के बनाए लिफाफों को शुभ मानते थे, क्योंकि उनमें भेजे गए खत अधिकारियों द्वारा शायद ही कभी रोके जाते हों। गांधी यरवदा जेल में पटेल के साथ थे, और यहीं पर उन्होंने देखा कि पटेल ने लिफाफे बनाने की कला में कैसे महारत हासिल की। अगस्त 1932 का एक प्रसंग है जिसका गांधी तब जिक्र करते हैं। अपने सचिव प्यारेलाल को तब उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी, और उसमें लिखा था, लिफाफे बनाने के मामले में कोई भी पटेल की बराबरी नहीं कर सकता। वो बिना पैमाने के लिफाफे बनाते हैं, लेकिन नाप बिल्कुल दुरुस्त होती है, कोई अतिरिक्त नापजोक की जरूरत नहीं पड़ती है, और कागज भी पटेल की जैसे आंखों के इशारे पर कटता चला जाता हो, और इस काम को करने में उन्हें ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। उनका सुथरापन सचमुच अद्भुत है। विदा से पहले आपको गांधी, नेहरू और बैल से जुड़ा एक किस्सा भी सुनाता जाऊं। बात 1924 की है। कांग्रेस कार्यकारी समिति की बैठक के दौरान एक दिलचस्प घटना हुई। एक आदमी भविष्यवाणी करने और भाग्य बांचने के लिए एक प्रसिद्ध बैल लेकर आया, जिससे गांधी के दोस्त जमनालाल बजाज ने पूछा, बताओ तो जरा तुम्हारा बैल क्या कहता है? गांधी, हम लोगों में किसको सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? उस व्यक्ति के साथ बैल आगे बढ़ा, हर किसी को सूंघने लगा, एक चक्कर लगाया, और आखिरी में वो निर्णायक ढंग से सर हिलाता हुआ जवाहरलाल के सामने खड़ा हो गया। इस भविष्यवाणी का यथार्थ से कोई संबंध नहीं है, लेकिन संकेत खोजने वाले कह सकते हैं कि 2 दशक बाद गांधी की पसंद पूरे देश के सामने स्पष्ट थी, जब अंतरिम कैबिनेट बनी और उसके मुखिया के तौर पर जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली। किताब में पढ़ते रहिए, ये आपको आपके संशयों को नए किस्म का विस्तार देते हैं।